दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की परीक्षा 6 जनवरी को प्रस्तावित है और बहुत कम समय बचा है। आप लोग जुटे रहें। ये भाग है जीवन कौशल भाग 5 और अंतिम भाग है, क्योंकि इस भाग 5 के साथ 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं जीवन कौशल के। अब अगला जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो सूचना तकनीकी है। 5 नंबर के प्रश्न आना है इसमें से, तो ये आपका साइकोलॉजी वाला पूरा 35 नंबर का हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम आपको समसामयिक घटनाएं जो 15 दिसंबर तक को हमने कहा था, 9 नवंबर तक का हमने दे दिया है। 9 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक मोस्ट 60 प्रश्न, 2 वीडियो और रहेंगे, तो ये 360 प्रश्नों की समसामयिकी की सीरीज हो जाएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जे साथी जो अभी तक भी प्ले लिस्ट में नहीं देख पाए हैं वो प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, वो देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं जीवन कौशल का 5वां अंतिम भाग। इसमें 1331 से लेकर 1360 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। यह किसका महत्वपूर्ण कथन है? तो दोस्तों ये हरलॉक का महत्वपूर्ण कथन है। ये आ सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जीवन कौशल में तथ्यात्मक प्रश्न कब कम हैं, परिभाषित ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका इतिहास कम है। अभी बाल केंद्रित शिक्षा में जीवन कौशल के महत्व को प्रकाशित किया जाने लगा है, पहले नहीं होता था। आइए देखते हैं। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद भावना को अनुकूल आचरण व्यवहार के द्वारा साहचर्य स्थापित करने में प्रभाव डालने का माध्यम है। ये किसकी महत्वपूर्ण परिभाषा है? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण परिभाषा है थॉमसन की। थॉमसन की ये पुरस्कार की महत्वपूर्ण परिभाषा है। आइए अगला देखते हैं। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। ये किसकी परिभाषा है? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण परिभाषा रायवर्न की है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। ये रायवर्न की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। क्या है? दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। तो दोस्तों ये थॉमसन की महत्वपूर्ण परिभाषा है, थॉमसन की। आइए अगला देखते हैं। दंड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का दंडात्मक साधन है। अवांछनीय जो व्यवहार छात्र में आ जाते हैं उसको दूर करने का ये दंडात्मक साधन है, दंड। तो यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों यह परिभाषा रोसेक तथा अन्य की है। दोस्तों समय समय पर छात्रों को दंड भी दिया जाता है, तो दंड का भी एक अपना महत्व है। लेकिन दंड कैसे दिया जाए? दंड अगर कठोर हो जाए तब वो व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, छात्र स्कूल आना भी बंद कर देता है। तो दंड प्रभावशाली होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। नवीन व्यवहार के अर्जन के लिए कार्य करने वाले प्रेरक को क्या कहते हैं? जो नवीन व्यवहार के अर्जन के लिए कार्य करने वाले प्रेरक को पुरस्कार कहते हैं। चूँकि छात्र में नए व्यवहारों को बदलना पड़ता है, नए नए व्यवहारों को डालना पड़ता है, तो इसके लिए समय समय पर एक अध्यापक को चाहिए कि उसको पुरस्कृत करें, सामूहिक पुरस्कृत करें। समूह में दिया गया पुरस्कार उसके लिए प्रेरणा का काम करता है। आइए अगला देखते हैं। दंड के समय अध्यापक को कैसे रहना चाहिए? अगर अध्यापक दंड दे रहा है, अगर हंसते हुए दंड दे या उसको समझ में ना आए, दंड के समय ज़रूरी है कि अध्यापक गंभीर मुद्रा में दिखे, उसको लगना चाहिए कि ये वास्तव में दंड है और अध्यापक इससे क्रोधित है, या थोड़ा क्रोध तो नहीं लेकिन गंभीर मुद्रा जरूर होनी चाहिए, जिससे छात्र को समझने का मौका मिले कि वास्तव में हमें यह व्यवहार अब दोबारा नहीं करना है। ये बड़ी बात है। आइए देखते हैं दूसरा। अध्यापक को कैसे दंड देने से बचना चाहिए? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अध्यापक को कैसे प्रश्न देना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो अध्यापक को कठोर और दमनात्मक दंड नहीं देना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। कठोर उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है छात्र के ऊपर, तो दंड
सहानुभूतिपूर्वक हो, सहयोग नहीं सहानुभूति, सहयोग नहीं कहेंगे, सहानुभूति होनी चाहिए। आइए अगला देखते हैं। दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है। क्या है? सामाजिक निंदा है, और इसमें आवश्यक नहीं है कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो। यह आवश्यक नहीं कि इसमें पीड़ा या कष्ट हो। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये सामाजिक निंदा है, इसमें जरूरी नहीं हो कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो। तो ये सेथना का महत्वपूर्ण कथन है, सेथना का, सेथना। आइए अगला देखते हैं। दंड मुक्त हो बचपन। दंड मुक्त हो बचपन, ये बहुत महत्वपूर्ण लोगो है। ये लोगो कहाँ से लिया गया कि दंड मुक्त हो बचपन? तो ये शिक्षा का अधिकार से में ये लोगो है कि बच्चों को शिक्षा का माहौल दंड मुक्त वातावरण में किया जाए, किसी प्रकार का भय ना हो बालकों के अंदर। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रभावशाली होती है। आइए आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था। कब कानून लागू हुआ था भारत में? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010। आइए आगे देखते हैं। क्रोध की स्थिति में दंड देने पर छात्र पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? अगर शिक्षक क्रोध में है और एकाएक दंड दे दे तो क्रोध में दंड का प्रारूप ही बदल जाता है। थोड़ी सी स्थिति को गंभीर मुद्रा बना देता है, थोड़ा सा दंड बहुत अधिक हो जाता है, छात्रों को चोट तक लग जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बालक पाठशाला से पलायन भी कर सकते हैं और अधिकांश कर ही जाते हैं। तो एक सफल अध्यापक को चाहिए कि बालक को सकारात्मक दंड दे, क्रोध ना करें। क्रोध तो बहुत गलत चीज़ है, क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। क्रोध किशोर अपराध की उम्र क्या है? किशोर अपराध 7 वर्ष से 16 वर्ष तक होते हैं। 18वें वर्ष में किशोर नहीं रहता, युवक हो जाता है। तो 7 और 17 के बीच में ये उम्र है किशोर अपराध की। आइए अगला देखते हैं। दंड कैसा प्रबलक है? दंड एक नकारात्मक प्रबलक है। नकारात्मक दंड को नकारात्मक दृष्टि से दिया जाता है, तो ये नकारात्मक प्रबलक है दंड। आइए आगे देखते हैं। नवयुवकों को स्वयं, अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मार्गदर्शन है। किस किस के प्रति? स्वयं के प्रति, अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है? मार्गदर्शन है। यह किसका महत्वपूर्ण कथन है? तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये स्किनर का महत्वपूर्ण कथन है। जी ऐसे प्रश्न आएंगे क्योंकि यह इस पाठ से आपके 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है ये परामर्श निर्देशन वाला पाठ। आइए आगे देखते हैं। परामर्श को स्व समायोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है, स्व समायोजन की, जिसमें परामर्श लेने वाले को इस प्रकार सहायता की जा सके कि वह पहले से अधिक स्वनिर्देशित एवं स्व उत्तरदायी बन सके। तो ये किसकी है? ये सोस्ट्रोम एवं ब्रेमर की है। सोस्ट्रोम एवं ब्रेमर की महत्वपूर्ण डेफिनेशन है दोस्तों ये। आइए आगे देखते हैं। छात्रों को उनके शिक्षात्मक विकास तथा समायोजन में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसे क्या कहते हैं? छात्रों को उनको शिक्षात्मक विकास तथा समायोजन में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं शैक्षणिक मार्गदर्शन। शैक्षणिक मार्गदर्शन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। आइए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत मार्गदर्शन वह सहायता है जो व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित दृष्टिकोण एवं व्यवहार के विकास में बेहतर समायोजन के लिए प्रदान की जाती है। तो ये क्रो की महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्रो के अनुसार है ये व्यक्तिगत मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण परिभाषा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कुप्पुस्वामी ने नेतृत्व को कितने भागों में बांटा है? एक सफल नेतृत्वकर्ता के लिए कुप्पुस्वामी ने नेतृत्व के भी कई भाग किए हैं। तो वो कुप्पुस्वामी ने नेतृत्व कितने भाग किए हैं? 4 महत्वपूर्ण भाग किए हैं कुप्पुस्वामी ने। आइए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजी के लेखक हैं।
थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल साइकोलॉजी के लेखक हैं क्रैच एवं क्रचफील्ड। क्रैच एवं क्रचफील्ड हैं इस पुस्तक के लेखक। आइए अगला देखते हैं। जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाते हैं उसे आदत कहते हैं। जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाते हैं उसे आदत कहते हैं। यह कथन किसका है? यह गैरेट का महत्वपूर्ण कथन है आदत के संबंध में। गैरेट महोदय का ये कथन है कि जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है उसे आदत कहते हैं। गैरेट का कथन है। दोस्तों इसके बाद सूचना तकनीकी पूरी कराएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को समसामयिक घटनाएं भी पूरी करानी है। 2 वीडियो देंगे जिससे 15 दिसंबर तक का आपका पूरा मटेरियल हो जाए, जिसमें 30 प्रश्न आने हैं समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान की। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदत निर्माण में नाड़ियाँ मस्तिष्क को संदेश ले जाती हैं और मस्तिष्क के संदेश लेकर आती हैं। यह कथन किसका है? तो ये रायबर्न का कथन है कि जो आदत निर्माण में नाड़ियाँ हैं उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये रायबर्न का कथन है। आइए अगला देखते हैं। समाज मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? तो समाज मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी 1908 में। ये किसके प्रयास से हुई थी? विलियम मैकडूगल के प्रयास से समाज मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। आइए अगला देखते हैं। नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार कैसा मूल है? जो नागरिक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया गया है तो ये कैसा मूल है? मूल्यों के बारे में अधिकांश बातें होती हैं, तो ये संवैधानिक मूल है कि हमारे देश का हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके, तो ये संवैधानिक मूल के अंतर्गत आता है। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि क्या है? मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि क्या है? तो दोस्तों मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि है अंतरीकरण तथा सामाजिकरण से है। अंतरीकरण तथा सामाजिकरण से संबंध है मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि। किससे है? अंतरीकरण तथा सामाजिकरण से। अगला देखिए। कौन दर्शन साधन तथा साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है? साधन तथा साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है। चार्वाक दर्शन। जो चार्वाक दर्शन है दोस्तों, चार्वाक दर्शन साधन और साध्य में कोई भी अंतर नहीं मानता है। आइए अगला देखते हैं। मनुष्य की पूर्णता एवं श्रेष्ठता का विकास करना कैसा मूल है? मनुष्य की 2 चीज़ें, पूर्णता और श्रेष्ठता, इनका विकास करना कैसा मूल है? तो ये मानवीय मूल के अंतर्गत आता है। ये मानवीय मूल है श्रेष्ठता का विकास करना। ग्रस्त जीवन में किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है? ग्रस्त जीवन सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा आश्रम भी है, सबसे बड़ा जीवन भी है। इसमें सत्य, धर्म और सेवा, ये मानवीय मूल होना बहुत ज़रूरी है। तभी गृहस्थी की डोर आगे बढ़ती है और चलती भी सुचारू रूप से चलाने के लिए ये मानवीय मूल बहुत ही ज़रूरी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वे मानदंड जिसके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है कहते हैं। तो ऐसे मानदंड जिनके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है उनको मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल्य। ऐसे मानदंड जिसके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है मूल्य कहलाते हैं। आइए अगला देखते हैं। रॉबिन मैरो ने विद्यालय विकास के कितने आधार बताए हैं? रॉबिन मैरो ने विद्यालय विकास के 2 महत्वपूर्ण आधार बताए हैं। 2 आधार हैं विद्यालय विकास की रॉबिन मैरो के अनुसार। तो दोस्तों इस प्रकार से 1360 प्रश्नों की दूसरी सीरीज हो चुकी है। पहली सीरीज 1500 प्रश्नों की दी थी हमने पहले परीक्षा में, वो प्लेलिस्ट में पड़ी है। ये भी हम प्लेलिस्ट में डालते जा रहे हैं। वे अभ्यर्थी जिनका कोई पार्ट छूट गए हैं वो प्लेलिस्ट में चले जाके देख लें। प्लेलिस्ट में पहुंचने के लिए आप YouTube पर सर्च करें एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर और उस चैनल को खोलें, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों आप लगे रहें, जुटे रहें, बिल्कुल तत्पर, ऐसी तत्परता बनाए रखें। समय वास्तव में कम है और हमारा प्रयास पूरा है। आप ज़रूर सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। नमस्कार।